अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज फिर मेरे साथ एक पाकिस्तान के अहम सियासी रहनुमा जो आजकल बहुत ख़बरों में हैं और हॉट न्यूज़ है, हेडलाइन है और पीटीआई में सबसे बड़ी गुफ्तगू का मौजू है और अभी ये नहीं पता चल के दे रहा कि वो इस वक्त पीटीआई में हैं, नहीं हैं और दर्जनों कंट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत बड़े नाम रह चुके हैं और अभी भी हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो पीटीआई में है तो किस हैसियत में है और पीटीआई उनके बारे में क्या सोचती है। वो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिकली कैसे देखते हैं, पाकिस्तान का हाल, फ्यूचर, सब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फासद, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड कि आपने बड़ी अपनी लाहौर जा रहे थे, मुझे टाइम दिया। तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। कहाँ खड़े हैं सियासत में इस वक्त आप? सियासत में वहीं खड़े हैं जहाँ से सियासत छोड़ने का कहा गया था। हम तो उधर ही खड़े हैं और देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में सियासत तो वैसे हो कोई नहीं रही। और देखते हैं कि कब पाकिस्तान में सियासत शुरू होती है। पीटीआई में कहाँ है? खान साहब ने तो जेल में बहुत सिंबॉलिकली, जो लोग कहते हैं आपके हवाले से है कि जी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी वो अलग हैं हाँ जी, और जो फौरन छोड़ गए, जी तो जी। क्या आप कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं उसमें? नहीं, खान साहब इज़ काइंड जी। खान साहब के साथ तो ज़ाहिर है एक बहुत हमारा मजबूत ताल्लुक़ है, मजबूत रिश्ता है। उन्होंने हमेशा मेहरबानी की है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें से बात यह है कि देखिए, हम पॉलिटिशियंस हैं। हमें तो स्पेस मिलेगी तो आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। हम बंदूकें उठा के मार्गला की पहाड़ियों पर तो नहीं चढ़ सकते, या हम कोई ट्रेन तालिबान सोल्जर तो है नहीं। हमें तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट मुल्क में सियासत कब बहाल होने देती है। अभी तो मुल्क में एक गोली का राज है, लाठी का राज है। जो पसंद नहीं है, जो चीज़ पसंद नहीं है उसको उठा लो। पार्लियामेंटेरियंस वो तो कहते हैं हम ए पॉलिटिकल है। आपने देखा पार्लियामेंटेरियंस को किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर से उठाया गया। मुझे सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। और जो भी डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको खामोश किया जाता है। और पाकिस्तान में तो कभी ये नहीं हुआ था इससे पहले कि आप औरतों और बच्चों को भी टारगेट करें। वो भी आप देख रहे हैं कि टारगेट हो रहे हैं। सो अभी तो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की स्पेस नहीं है। और देखते हैं इसको कितना अर्सा लगता है। खतरनाक है, ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। थोड़ा सा आपने ये कभी गौर किया कि कोई भी बुराई हो पहले वो छोटी होती है फिर ग्रो होती है, जैसे दरख्त ग्रो होता है, तो ये उसका अल्टीमेट नतीजा नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता रहा और सियासतदान आपस में ही लड़ते रहे। बहुत से लोगों का ख्याल ये है, एक बहुत बड़े तबके का, कि सियासतदान बुनियादी तौर पे नाकाम हुए हैं अपने इक़्तिदार की हवस में। ज़ाहिर है जी, सियासतदानों का भी किरदार है, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन सियासतदानों का किरदार सच्ची बात है कि बड़ा लिमिटेड है। क्योंकि सियासतदानों में आप देखें ना, पहली बात तो ये है कि जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ ही बनने नहीं दी गई। पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं पाकिस्तान में। सो इट्स मोर ऑफ अ पर्सनैलिटीज़ के जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं। क्यों पीटीआई जिसमें आप थे वो भी सियासी पार्टी नहीं है? पॉलिटिकल पार्टी उस तरह की तो नहीं है। मतलब आज देखें ना, पीटीआई आज किधर है? इट्स इमरान खान एंड पीपल। आज इमरान खान आईपीपी के सरबराह हों तो आईपीपी सबसे बड़ी पार्टी है। जब आप पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रोसेस है, जो अमेरिका ने देखा, पेडिंगटन एक्ट 1887 में हुआ, और फिर ये जो सारा आपके सामने जो चीज़ें आई, उसमें जो एक एवोल्यूशन जिससे अमेरिका गुजरा है, ये एक एवोल्यूशन जिससे मगरब गुजरा है, पाकिस्तान उस एवोल्यूशन से नहीं गुजरा। और अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से जो हमारे यहाँ, और उसकी वजह भी वेस्टर्न ब्लॉक है जिसने पाकिस्तान, जब कार्व आउट हुआ 1941 के एटलांटा एकॉर्ड की सूरत में, जब ये सारा रीजन कार्व आउट किया गया, उसमें पाकिस्तान को यूएसएसआर के आगे एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर के ऊपर उसका रोल था सिक्योरिटी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। 72 साल 76 साल ये रोल रहा है। देखिए ना, आप तो खैर मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि जब अयूब खान साहब जो हैं वो सीटों सेनेटों के मेंबर बने 53 ऑनवर्ड, पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान को कमा के दे रही थी।
हम वो लड़ रहे थे फ्रंट लाइन स्टेट के तौर के ऊपर, वेस्टर्न ब्लॉक से पैसे आ रहे थे और फौज पाकिस्तान चला रही थी। नहीं, जब भी नहीं, लड़ाई के बगैर भी आपकी हुकूमत में भी पैसे लेने कहीं जाते थे, आर्मी चीफ साथ जाता था और आज भी आर्मी चीफ साथ जाता है। वेस्टर्न ब्लॉक था। नहीं, अब आके ये हुआ है, अब पाकिस्तान में ये इस रीजन की जो हकीकत बदली है, वो ये बदली है कि यूएसएसआर मेल्टडाउन हो गया है और इस रीजन की जो सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस थी वेस्टर्न ब्लॉक के लिए, वो बहुत कम हो गई है अगर मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई तो। और उसकी वजह से अरब ब्लॉक भी अब उतना कीन नहीं रहा। आपने देखा मोहम्मद बिन जायद अभी सऊदी इंडिया के दौरे के ऊपर थे और सऊदीज़ जो है, ये पहला मौका है कि एमबीएस अभी तक पाकिस्तान नहीं आए, हालांकि हमेशा सऊदी अरेबिया। तो अब पाकिस्तान की जो एक ज़मीनी हकीकत है वो बदल गई है और फ़ौज में शायद उस तरह का एक इंटेलेक्चुअल आई वुड से कि थिंकिंग नहीं हुई कि हमारा नया रोल क्या होगा पोस्ट यूएसएसआर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की फ़ौज का रोल क्या होगा, उस पर कोई बड़ी उन्होंने दुनिया तहकीक नहीं। में दर्जनों सैकड़ों मुल्क हैं जिनकी कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं है, मगर बड़ी इकॉनमी है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थिंग्स लाइक दैट। अगर हम देखें जी जी। तो उनकी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है और एक ऑर्डर में रियासत है। तो क्या हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ के बगैर जिंदा नहीं रह सकते क्या, या हमें वो सलाहियत नहीं है? देखिए ना खैर साहब, इसके लिए जो एक आई वुड से एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। कम अज़ कम मैंने कोई पेपर नहीं देखा कि पोस्ट यूएसएसआर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी असेसमेंट क्या की है। आप देखें ना, जब आप अमेरिका में होते हैं, मसलन अभी आपने काउंटर इंसर्जेंसी के ऊपर पेंटागन ने एक पूरी स्टडी करवाई और उन्होंने अफ़गानिस्तान में अपने फेलियर्स को पब्लिश किया कि ये हमारे डजन फेलियर्स, ऑफ थिंक टैंक्स हैं वहाँ तो, थिंक टैंक्स हैं जो ये पेपर काम वर्क के करते हैं। बगैर पॉलिसी के कुछ अब होता ही नहीं। मैंने कम से कम अभी तक कोई ऐसा एफर्ट नहीं देखी कि जिसमें हम ये एनालाइज करें कि पाकिस्तान की जो यूएसएसआर की मेल्टडाउन के बाद, अब तो वो कूलिंग डाउन पीरियड भी ख़त्म हो गया है, उसके बाद हमारी क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी है, क्या हमारी इंपॉर्टेंस है, हमने मुल्क को इकट्ठा कैसे रखना है। क्योंकि देखे ना, ये मुल्क तो बिखर रहा है आपकी और हमारी आंखों के सामने, क्योंकि जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी वो बहुत कमज़ोर कर दी गई हैं। और यहाँ इस वक्त अगर आप पंजाब में देखें तो जो टीएलपी जैसी शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, वो बहुत अपना एक बढ़ा चुकी हैं असर व नफूज़। और खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट्स हैं, वो बहुत अपना असर व नफूज़ बढ़ा चुके हैं। उसमें आपकी हुकूमत का रोल नहीं है कि 100 बड़े मुजरिम रहा और उनसे सुलह सफाइयाँ अंदर ही अंदर, पब्लिक को पता भी नहीं ना पार्लियामेंट हम्म, को, तो उस वक्त सही। क्या अच्छा नहीं, ये थॉट बात थे? तो बिल्कुल ही गलत है। असल में देखिए ना, ये हमारा एक ये भी अलमिया है कि दोबारा हमारे इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं और बग़ैर सोर्स के, बग़ैर जो है वो कोट करना शुरू हो जाते हैं। देखिए, ये जो मसला है अब टीटीपी का, जो मुज़ाकरात का, ये बहुत बहुत पेचीदा ट्राइबल इशू है। ये कोई इस्लाम और कुफर की जंग का मसला नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स पख्तून इशू। इशू ये है कि जब आपने वहाँ पे ऑपरेशंस शुरू किए तो वहाँ पे दो तरह की डिस्प्लेसमेंट्स हुई। एक डिस्प्लेसमेंट हुई जो पाकिस्तान के अंदर लोग आए और एक डिस्प्लेसमेंट हुई जो लोग अफ़गानिस्तान चले गए। ये लोग जो अफ़गानिस्तान चले गए या बैड तालिबान जो उस वक़्त क्रिएट किए गए, आपको याद होगा कि जब औरकज़ई साहब गवर्नर थे तो वहाँ पे जत्थे क्रिएट किए गए थे जो प्रो स्टेट थे और वहाँ पे लोग थे जो एंटी स्टेट थे, जो तालिबान के साथ थे, क्योंकि उस अफ़गानिस्तान में लड़ाई हो रही थी। अब वो लोग जो तालिबान के साथ थे या बैड तालिबान थे, वही बाद में टीटीपी बन गए। वो पाकिस्तानी है। अब जब ये हुआ मामला सारा, तो अफगानिस्तान ने कहा जी आप पाकिस्तानी हैं, इनको वापस लेके जाएं। जब वो उनको वापस लेके आने की एफर्ट हुई तो खुद जो इवन जो पीटीआई की जो सूबाई गवर्नमेंट थी और लोग थे, उन्होंने कहा जी ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ तो ट्राइबल लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी दोबारा। तो ये मुज़ाकरात अभी हमारे मिडवे थे कि आखिर इस मसले का हल क्या करना है, तो हमारी हुकूमत जो है वो चली गई। नहीं, जब वो मिड में थे तो फिर कैदी कैसे रहा कोई हुए? कैदी रहा नहीं हुआ। इसका क्या सोर्स है कि कैदी रहा हुआ? मतलब आपके ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है? हमारी हुकूमत में एक भी आदमी रहा नहीं हुआ। 100 जो का बताया था कि सदर अलवी और फैज़ हमीद ने, बाजवा ने मिलकर। नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, कोई एक्सचेंज
एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स जो हैं वो तो खैर अब होती रहती हैं छोटी मोटी, बट कोई है सच हार्ड लाइन कोई प्रिजनर जो है हमारी हुकूमत में नहीं छूटा। हाँ, बाद में मैंने सुना था कि कोई 130 के करीब लोग जो थे वो बाद में निगरान हुकूमत के दौर में शायद वो आए या नहीं आए, वो हमें नहीं पता। अच्छा, लेकिन ये फैसल वार्डन है जो हामिद मीर के शो में इल्ज़ाम लगाया है। अच्छा, उसको जब लॉजिकली देखते हैं तो वो कुछ सच सा भी नज़र आता है। कोई एविडेंस नहीं हमारे हम जैसों के पास तो कि अरशद शरीफ को थ्रेट है, और खान साहब भी अब एक मौके पे कह चुके हैं कि हाँ, मैंने मशवरा दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ। और महमूद गवर्नर जो है वो वज़ीर आला कहता है जी थ्रेट मुझे पता चला है, और एजेंसी ने बताया, उसका भी कहीं प्रूफ नहीं मिला। फिर उसे पेशावर ले जाना, प्रोटोकॉल के साथ उसे रवाना करना, और फैज़ हमीद की जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, पहले भी लोगों को पता था कि ही कैन डू एनीथिंग। और फैसल वाडा का खासकर ये ऑडियो सुनाना और ये कहना कि जी 23 को मैं जलसा करूँगा, बड़ी खबर कोई है। भी नहीं, आप क्या जब क्या आप वज़ीर इत्तलाफ थे? कोई इनसिग्निफिकेंट बात है। इमरान खान को तो जब भी आप बात करते हैं उनका स्टाइल ही है कि बस ये अगला हफ्ता सबसे अहम है, वो बस तुम सब्र कर जो अगले महीने जो है ना ये बस कर लेंगे। ये उनकी बात का स्टाइल ही ऐसा है, ही इज़ ऑलवेज लाइक टारगेटेड कि अगर ये ये क्या कोर्ट होगा। में गया मामला हम्म। तो कोई कैसे देखें? ऐसा नहीं जी, फैज़ हमीद साहब भी देखें आप, चूँकि एक लड़ाई है पाकिस्तान में, रवाज है जो ही कोई कमज़ोर होता है ना लोग गिद्धों की तरह पीछे पड़ जाते हैं। तो अब हर चीज़ उनके ऊपर लगा दे, ये ऐसे पाकिस्तान ऐसे ही है। अगर इमरान खान साहब डील कर लें, हम्म। रिहा हो जाएं, बाहर चले जाएं, तो पीटीआई को कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि इमरान खान तो कभी डील नहीं करेगा, नोइंग खान साहब फॉर सो लॉन्ग नाउ। खान साहब तो डील वाले आदमी ही नहीं है, वो तो जेल के अंदर बहुत आखिर तक चले जाएंगे, वो नहीं, डील वाला आदमी नहीं है। इमरान खान तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, पीटीआई डजेंट एग्जिस्ट, पीटीआई का तो कोई है ही नहीं। इट्स ओनली इमरान खान एंड पीपल। जो इमरान खान, जो लोगों का लव अफेयर है वो इमरान खान के साथ है, पीटीआई के साथ तो नहीं। अच्छा, इस यकीनन आप मिनिस्टर रहे हैं, 2 मिनिस्ट्री हैंडल की और भी होगी, और करीब को किचन कैबिनेट का हिस्सा आप बताए जाते हैं। ये जो कहते हैं, ये जो आसिम मुनीर की और इनकी लड़ाई है कि जब वो आईएसआई चीफ थे तो वो ऑडियो वीडियो लेकर पहुंचे और बताया सारा, और उनको सैक करवा दिया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं तो उस वक़्त तो ख़ैर नहीं था, मैं उधर चला गया था, साइंस मिनिस्टर था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्स का इल्म नहीं है। लेकिन बात ये है कि इस पे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उन जो बातें हैं सुनने में जो आई हैं वो यही है कि टेप आई या वो उन्होंने बात की, उन्होंने बात की, बट हो जाता है जहाँ पे आप काम करते हैं, आपकी कई दफ़ा नहीं बनती चीज़ें, ख़राब हो जाती हैं, नहीं चलती, ख़राब हो गई, नहीं चली, क्या इसमें कौन सा इतना इशू था? खान साहब, आप लोग बात करते हैं इनकलाब की, बड़ी तब्दीली की, कि पूरा बेसिक सिस्टम चेंज कर हुँ। देंगे, मगर गवर्नर बुज़दार आता है, महमूद आता है, आप भी उस रेस में शामिल थे, पीछे रह जाते हैं। तो आप लोगों को फ़ील नहीं हुआ कि ग्रुप से लोग लेकर आना, जो एक्टिव भी ना हो, तो वो आदमी आपके ख़्याल में बड़ी तब्दीली का मौजिब बन सकता है? ये देखिए ना, ये पाकिस्तान में ना एक स्ट्रक्चरल इशू है, जिस तरह से मैंने पहले आपको अर्ज़ की कि चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं और पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो एक्चुअली मैटर करती हैं, तो उसमें एक और जो उसका डायलेमा फिर ये हो जाता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब है ना, पंजाब में इमरान खान अकेले नहीं हैं जिन्होंने बुज़दार को लेके आए। जब बेनज़ीर भुट्टो को मौका मिला तो वो मुश्ताक अवान साहब को जो है उन्होंने वज़ीर बनाया था यहाँ पे, सीनियर मिनिस्टर। जब जनरल जिलानी को मौका मिला, उन्होंने नवाज शरीफ को वज़ीर बनाया था कि वो कोई ख़तरा नहीं होंगे। इस तरह जब नवाज शरीफ को मौका मिला उन्होंने ग़ुलाम हैदर वाई को बनाया था, और बाद में अपने भाई को बना दिया, अभी भी आए उन्होंने अपनी बेटी को बना दिया। सो इनका पंजाब का जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली जो सारे ही प्रोविंसेस हैं उनका प्रॉब्लम है कि समझा ये जाता है कि अगर ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्टली ये सूबा चलाएगा, दे डो इमरान खान भी और जो बाकी भी है ना, बेनज़ीर भुट्टो भी, वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई टाइम नहीं होता सूबा चलाने का। तो इससे एक एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जब आप डायरेक्ट सूबा खुद चलाने की कोशिश करते हैं, और उस वो एक प्रॉब्लम है क्योंकि पार्टीज में हामिद सिस्टम खान की और नहीं है। आपकी असल लड़ाई क्या है? मुझे हाँ। जो मेरे इल्म में है कि जब आप पीटीआई में इंटर हो रहे थे,
जी। तो एक बार उन्होंने आपको पहले भी रुकवा दिया था। जी, जी, जी। जब वो अलग हुए, तब आप उसमें एंटर हो चुके। तो असल एब्सोल्यूटली। वजह क्या है? वो लड़ाई क्या है? वजह ये है कि आप अगर लाहौर जाएँगे और आप हाई कोर्ट साइड पे जाएँगे तो सामने आप वहाँ पे जुडिशियल एकेडमी बनी हुई है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवोकेट जनरल ऑफिस, ये जो सारी ज़मीन थी हाई कोर्ट की, ये कब्ज़े में थी मुख्तलिफ लॉयर्स की, जिसमें हामिद खान साहब बहुत बड़ा माफिया था जो कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा किए हुए था। इवन जो चीफ जस्टिस हाउस था वो भी कब्ज़े में था। तो मेरे जो चचा थे वो बन गए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और उन्होंने फैसला किया कि हमने ये सारी ज़मीनें वागुजार करवानी है। उसके ऊपर इन लोगों ने रेजिस्ट किया और वहाँ पे हमने इनका कब्ज़ा जो है ये सारा छुड़वाया। तो ज़मीन का कब्ज़ा जो मैकियावेली ने कहा है जिस तरह कि आप किसी से ज़मीन ले लें तो फिर जो है वो कभी माफ़ नहीं करता, तो वो हिसाब चल रहा था। आप समझते हैं फराह गोगी, जमील गुज्जर, बुज़दार, ये एक नेक्सस था और करप्शन हुई। हुँ। बिल्कुल। देखें, कल सबको जवाब दे तो होना है ना। बात ये है, गुफ्तगू तो ये बहुत हुई है और स्पेशली पीएमएलएन के सर्कल्स में ये बातें जो हैं वो बहुत उछाली भी गई हैं, हुआ भी है। बट मसला ये है कि देखिए ना, अब 2 साल हो गए हैं। आपके पास अगर कोई केस था तो आपको लेके आने चाहिए थे ना। क्या केस बना है फराह गोगी के ऊपर या उस्मान बुज़दार के ऊपर? क्या केसेस नहीं, बने वो हैं? तो इस मुल्क में होता ही नहीं है। आप अपनी वो उस्मान बताएं ना। बुज़दार तो इधर ही है ना। देखें, नहीं, मैं क्या बताऊँ? जब आपने वर्स्ट विद किस्म, इन सर्किल, विद इन नहीं, मैं आपको पीटीआई। यही तो बता रहा हूँ कि जब आपके 2 साल हो गए और कोई केस ही नहीं बन सका, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका केस तो मतलब 9 है ये मई के सारा भी बकवास है। केस तो 9 मई के भी लटक गए, जो तो 9 सामने मई का खुला क्या तो हमला हुआ, तो लोग 9 नजर मई आए, देखा। क्या केस थे वो? आप ज़रा केसेस तो उठा के देखें, क्या है? एविडेंस तो देखें क्या है? आपको हँसी आती है। इमरान खान के ऊपर पता है क्या एविडेंस है? इमरान खान के ऊपर केस एविडेंस ये है कि 7 मई को ज़मान पार्क में मीटिंग हुई। उसमें 3 पुलिस वाले हुलिया बदल के उस मीटिंग में शरीक हो गए, पीटीआई लीडर बन गए और उन्होंने ये सारी बातें नोट करके हमें बताई। तो वो इमरान खान के वकील ने कहा कि आईजी साहब, अगर आपको 7 मई को ये पता था कि ये होना है, तो आप तो फिर अकम्प्लिस हैं जो जिन्होंने ये करवाया। हसन, हिस्टोरिकली जो ओथ है, वो तो बागी जो इन्वेटर्स के खिलाफ तहरीकें होती हैं। जैसे हिंदुस्तान की आज़ादी में छोटे छोटे ग्रुप थे जो अपने वर्कर से हलफ लेते थे कि पकड़े जाओगे तो नहीं बताओगे। कभी सियासी पार्टियों ने अवाम में खड़े होकर हलफ लिए हैं? आप समझते हैं कि ये कोई जैसे अभी मुराद सईद ने फिर किया, हलफ ले रहे हैं। और जो पीटीआई के ट्रोलर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे नज़र आता है, क्या अपनी फौज के साथ कोई ऐसा करता है? लाख आप इनकार करें, मगर वो आप ही के लोग हैं, सब जानते हैं। इसमें कुछ सुलह होती नज़र आती है, या ऐसा मुमकिन है कि जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं? पहली बात तो ये है कि जो हलफ है ना, ये तो एक पॉलिटिकल, आई वुड से, कि एक सिंबलिज्म है, गिमिक है ना लोगों को गेज करने का। वो तो एक उसकी इतनी वो नहीं है सिग्निफिकेंस। ये जो आपने दूसरी बात कही है कि ये जो फ़ौज के ऊपर तनकीद होती है सोशल मीडिया के ऊपर, जिस पे फ़ौज खुद भी बड़ी सेंसिटिव है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी तकरीर मुकम्मल नहीं है सोशल मीडिया के ज़िक्र के बगैर। ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है, हम जो पॉलिटिशियंस हैं और किसी हद तक जो हमारे सहाफ़ी भी हैं, हम अब क्रिटिसिज्म को इम्यून हो गए हैं, पॉलिटिशियंस तो स्पेशली, क्योंकि इतने लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, वी डोंट बॉदर कि क्या हो रहा है, हमारे को अब जो है पीछे तो नहीं लग सकते। जो एक तो प्रॉब्लम ये है कि जो फौजी जर्नैल आते हैं उनका पब्लिक एक्सपोजर बड़ा लिमिटेड रहा होता है सारी उम्र, और बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए उन्हें जो है वो एक एक्सपोजर मिलता है। सो वो जो क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर उनका रिएक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ है पॉलिटिशियंस के रिएक्शन से। वो बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं उसके ऊपर। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रोपेगेंडा है, जो कि ज़ाहिर है जिसको अब वो डिजिटल दहशतगर्दी कह रहे हैं, बेसिकली तो ये प्रोपेगेंडा है ना, कि गलत खबरें फीड करना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहन बेटियों की शुरू हुआ गुफ्तगू हुआ करना। है। बिल्कुल। इसमें ज़्यादा लोग, अगर आप गौर करेंगे तो पीटीआई के लोग मुलव्वस नहीं हैं। इसमें ज़्यादातर लोग जो मुलव्वस हैं वो हैं जो सेपरेटिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल बीएलए के लोग हैं।
इसमें बहुत सारे अल्ट्रा नेशनलिस्ट जैसे पीटीएम के लोग हैं, वो मुलव्वस हैं। इसमें जैसे आदिल राजा टाइप हैं, ये हैदर मेहदी टाइप लोग हैं, इनका तो पीटीआई से कोई आप ताल्लुक लोगों नहीं है। के लीडर्स ओवरसीज के स्पेशली मेरे यार दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो उनके साथ बैठ कर रोज़ प्रोग्राम करते हैं। 100% गलत करते हैं। मैंने बरकी साहब को, मैंने जुल्फ़ी बुखारी को भी, और जो मेरा पॉसिबल था मैंने उन्हें कहा कि आप बरकी साहब से और इनसे कहें कि आप जब इनके प्रोग्राम्स में जाते हैं, पूरे का पूरा ये तो पैसे बना रहे हैं आपके नाम पे, ये सारे लोग पीटीआई के नाम पे पैसे बना रहे हैं, इनका तो और कोई काम नहीं है, और ये पीटीआई से इनका कोई ताल्लुक भी नहीं है। और इनके प्रोग्रामों में जाना, शहजाद चला जाता है, शहजाद अकबर को भी मैंने मना किया, मैंने कहा आपको नहीं जाना चाहिए, इनको भी मैंने कहा है कि आपको नहीं जाना चाहिए। जब ये लोग चले जाते हैं तो उससे पीटीआई का जो एक सिंपथाइज़र है, उसको लगता है कि ये हमारी ज़ुबान बोल रहे हैं, बट द फैक्ट इज़ ये रॉ की ज़ुबान बोल रहे हैं। शहबाज गिल से क्या हुआ है कल परसों में आपको? शहबाज किसी किसी शो में, किसी प्रोग्राम में? नहीं, मेरा कोई प्रोग्राम मैंने क्यों किया ही नहीं। आज ही मुझे किसी ने भेजा, वो मेरे पास मौजूद है। खैर, हम्म, ये बताएं कि ये जो जजों की कानून साजी हो रही है एक्सटेंशन की, जी पीटीआई होने देगी, होकर रोक लेगी? मुमकिन है? देखिए, इशू ये है कि जजेस की पहली बात तो ये है कि ये कोई पीटीआई का इशू नहीं है, ये एक गवर्नमेंट ने, मुझे तो समझ भी नहीं आई कि क्यों गवर्नमेंट इतनी सेंसिटिव हुई है मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़। वो कोई जहादी जज नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये जो सारे जजेस हैं ना जो हाई कोर्ट के भी, ये कोई पीटीआई के जजेस नहीं है। एक्चुअली तो ये ओल्ड स्कूल पीपल्स पार्टी है, ये सारे लोग। जरदारी की पार्टी से तो खैर कोई भी ऑनरेबल आदमी का इस तरह का क्या ताल्लुक होगा। पीपल्स पार्टी जो ओरिजिनल थी, ओल्ड पीपल्स पार्टी, ये वो लोग हैं, मसलन अतर मिनल्ला साहब हो गए, तारक जहांगीरी साहब हो गए, ये सारे लोग तो जो है, ये तो पुरानी पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक था। इस तरह से ये जो बाबर सत्तार है, मोहसिन कियानी है, ये जो सारे लोग हैं, इवन मंसूर अली शाह साहब, ये लोग पीटीआई का इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक, बल्कि शायद पीटीआई ने तो मुखालफत की हुई याद है जजों के लगने की। इनका प्रॉब्लम ये हो गया कि जब एस्टैब्लिशमेंट ने जाके इन जजों के घरों पे कैमरे लगाने शुरू कर दिए, इनके घर वालों को उठा लिया गया, एक जज के बेनोई को उठा लिया गया, एक जज के बाप को रात को उठा के कोयटा से ले आए। सो जब ये इस तरह की चीज़ें हुई और इन्होंने दीवार से ही लगा दिया जजों को, तो उधर से फिर जो है वो रद्द अमल आया। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी जो अमेंडमेंट आ रही है फायज़ ईसा साहब के को एक्सटेंड करने के लिए, उसका कोई हुकूमत को फ़ायदा नहीं होगा। ये करवा भी लेंगे, जिस तरह से आपने देखा मतलब आपके 6-7 लोग टूट जाएंगे? 100% टूट जाएंगे ना लोग, यहाँ बेचारे क्या करें। अब वो जो सादुल्ला बलोच है, उसकी बीवी और बेटी को उठा के ले गए। नहीं, तो ये आपके दौर में भी होता रहा। आपके प्राइम मिनिस्टर खुद कहते रहे हैं कि ऐसी ये तादियों का क्या फ़ायदा जिन्हें कॉलें करवानी पड़ती थी। कॉल करवाना, सेनेट में हाँ, आप कॉल लोगों ने जो करवाना किया। और चीज़ है, लेकिन बीवी बच्चों को तो कभी किसी ने नहीं उठाया ना। ये तो पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल जाउल हक के दौर में भी ये हुआ हो कि अच्छा, मजलिस तो शुरा में खराबी बोल बढ़ रहे रही हैं। है ना? नहीं, खराबी, इस तरह की खराबी तो कभी नहीं हुई ना, 76 साल में तो नहीं हुई। ये तो इस दौर को तो कंपैरिजन ही नहीं है किसी से। कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ जब हो। पाकिस्तान में तो ये भी नहीं हुआ कि किसी की गाड़ी वजह किसी बड़े अपोजिशन लीडर की गाड़ी में 20 किलो चर्च रखवा दें, आइस रखवा नहीं, ये दें। तो खैर बहुत हुआ। सारे यहाँ तो जाली केसेस तो भुट्टो साहब ने किस अपने मुखालफ के खिलाफ नहीं बनवाए थे। ये तो खैर वो इशू नहीं है। और वो बाहर भी आ गए 6 महीने में। वो ये अलहदा बात है कि बाहर आके वो बजाय इसके कि DGANF जिन्होंने रखवाए थे उन पर कार्रवाई करते, वो सियासतदानों पर चढ़ गए। वो भी एक अलहदा बात है। लेकिन इशू ये है कि ये पाकिस्तान में अब जो हो रहा है, जिस तरह से लोगों को उठा के तशद्दुद का निशाना बनाना, बीवियों बच्चों को उठाना, बेइज्जत करना ख़ानदानों को, ये तो पाकिस्तान में कभी नहीं जब हुआ। लड़ाई होती है तो आप अगर किसी को एक छोटा पत्थर मारते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी साइज़ का नहीं, उठा के कोई मारें, ऐसा, ये बड़ा मार सियासी खाएगा। लड़ाई है ना, ज़ाती लड़ाइयाँ तो इन्होंने बना दी है ना अब तो। उसी का ये तो तो फ़ायदा उठाया पुलिस ने जो एस्टेब्लिशमेंट है, ने हमेशा। ये एस्टेब्लिशमेंट ने फ़ायदा नहीं उठाया, एस्टेब्लिशमेंट ने ही की है। बुशरा बीबी और हलीमा में कौन सा ग्रुप तगड़ा है और खासा किसको ज़्यादा कोई है? ग्रुप नहीं है जी, पीटीआई में इमरान खान ही सब है। बाकी सारे देखें ना, एक फैमिलीज़ के अंदर हर जगह पे छोटी मोटी रिफ्ट्स होती हैं, पार्टीज़ के अंदर होती रहती हैं, अपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आता रहता है।
और दोनों जो हैं हलीमा बीबी और बुशरा बीबी, इनका ज़ाहिर है इमरान खान से एक ताल्लुक़ और है, आम आदमी फैमिली का ताल्लुक़ है। फैमिली ज़्यादा बिटर होती है, फैमिली ज़्यादा सेंसिटिव होती है इश्यूज़ को लेके, और उनकी जो रिजेंटमेंट आती है या रिएक्शन आता है वो एक नेचुरल है फैमिलीज़ के अंदर। बाकी कोई ग्रुप शुप नहीं है, कोई नहीं, इमरान खान ने जो कहना है वो होना है। ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है, हाँ जी। इसमें जब कुछ चीज़ों को देखते हैं, 450 कनाल ज़मीन दे दी गई, जिन दिनों की बात है वहाँ कोई 8-10 ही 37 शायद स्टूडेंट थे टोटल, और पहले जुल्फ़ी बुखारी के नाम, फिर किसी के नाम, फिर किसी के, फिर और पैसे जो हैं आप कैबिनेट में आप ही का बयान मौजूद है शायद, जो मुझे याद पड़ता है, ये किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या है, और साइन करवा लिए गए। तो ये जो मिलता हुआ नहीं नज़र आता है कि करप्शन तो है। पहली बात है, टोटल बकवास बात है। इससे ज़्यादा अहमकाना ये इमरान खान के ऊपर देखें ना, इमरान खान और काबीना को क्या एडवांटेज है? ये एडवांटेज है कि अनलाइक नवाज शरीफ और जरदारी, जहाँ जेन्युइन केसेस का ढेर लगा हुआ है, यहाँ पे इस तरह के बकवास केस बनाने पड़ रहे हैं जिनकी कोई ना सर है ना पैर है। अब देखें केस क्या है। केस ये है कि 190 मिलियन जो पाउंड्स हैं या डॉलर्स हैं, वो पाकिस्तान आए और वो किधर चले गए? वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं। वो निकलवा लें आप। वो कहते हैं जी ये गवर्नमेंट के अकाउंट में आने चाहिए थे, ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं आने चाहिए थे। तो भाई आप सुप्रीम कोर्ट को जाके कह दें, वो चेक लिख के गवर्नमेंट के अकाउंट में कर दें, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरा, ये जो अलकादर ट्रस्ट है, इमरान खान ने रिश्वत क्या ले ली मलक रियाज को फ़ायदा पहुंचाने की, इतनी बड़ी रिश्वत ले ली कि गरीबों के बच्चों के लिए फ्री यूनिवर्सिटी बना दी, ट्रस्ट बना दिया जिसमें उसका टका फ़ायदा नहीं है। इस तरह की रिश्वत होती है। और जो ज़मीन है, मेरा हल्का है, 190 में मैं आपको पूरी तहसील ले दूंगा, सुहावा डमेली। 7 या 10,000 रुपये मरला जगह थी जब ये उसके ऊपर यूनिवर्सिटी बनी। आपके ख्याल में बगैर बाजवा की मर्जी के ऐसा हो सकता था? 100% बाजवा साहब और सबकी मर्जी से हुआ था, कोई शुबा ही नहीं। देखिए इशू ये था, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में इसलिए गए, असूली तौर के ऊपर तो बहरिया टाउन था ना ये कराची, तो सिंध के अकाउंट में जाने चाहिए थे। वो इसलिए गए कि सिंध गवर्नमेंट इतनी करप्ट है कि तमाम लोगों का ये ख्याल था कि अगर ये पैसे मुराद अली शाह साहब के और जरदारी के अकाउंट में चले गए तो ये उसी तरह से जैली अकाउंटों में फिर टूर के दुबई चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रख दो जाके पैसे बच जाएं। ये सिर्फ वजह हो जाती। रियासत मदीना को कैसे एक्सप्लेन करते हैं आप लोग? क्या है रियासत मदीना? जो खान साहब का खाका है रियासत मदीना का, वो क्या है, वो विजन क्या है? देखिए खान साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है रियासत मदीना का, वो तो वेलफेयर स्टेट का है। हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ एक्चुअली मोर क्लोज टू नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के जो सिस्टम्स हैं उसके करीब है। और वो रियासत मदीना को डिफ़ाइन करते हैं कि जिसमें आम आदमी का वेलफेयर अवेलेबल हो। इसीलिए आपने देखा कि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लंगर खाने हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सेहत कार्ड है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों के लिए, जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए यतीम खाने उन्होंने बनवाए। ये जो सारा काम उन्होंने किए हैं गरीब आदमी के तबका। इमरान खान की पॉलिटिक्स एक्चुअली असल इंस्पायर वो हुई है जब वो अपनी वालिदा के इलाज के लिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में उनको जाने का मौका मिला, एंड ही सॉ द मिजरी ऑफ पुअरेस्ट ऑफ पुअर इन हॉस्पिटल एंड इन दीज प्लेसेस। सो वो एक्चुअली उनकी जो सारा फ़िक्र है, उनकी जो सारी जो एक समझिए वो सोशल वेलफेयर के इर्द गिर्द घूमती है। आपके ख्याल में आम आदमी इस बात को समझता है? वो तो ये तस्वुर लेता है कि इस्लाम नाफिज होने जा रहा है यहाँ 1400 साल पहले का, और खिलाफत आ जाएगी। उसी को सदारती निज़ाम से आप लोगों ने जोड़ने की कोशिश की और एक सरबराह लाने की कोशिश ये की। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो आपको पता है कि ये अब सदारती निज़ाम की मुहिम चली थी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो सदारती निज़ाम की जो बहस है ना, ये कोई पाकिस्तान का इशू नहीं है। ये तो आपको मालूम है कि मौलाना मौदूदी साहब का और कुतुब साहब ने जो किताबें लिखी जाके 60s के अंदर, उसमें ये कॉन्सेप्ट आया था। और अयूब खान एक्चुअली उन्होंने उनके जो जो अयूब खान का मॉडल था वो इजिप्ट से बहुत इंस्पायर्ड था। पाकिस्तान में तो कम लोगों को क्योंकि यहाँ पे इतने अब अनफॉर्चुनेटली नहीं लोग पढ़ते, बट फैक्ट इज़ दैट पाकिस्तान में जो अयूब खान था वो रेप्लिकेट किया था इन्होंने इजिप्ट का मॉडल उस वक्त।
और इजिप्ट में जो कुतुब साहब की तहरीर थी, फॉर एग्जांपल जो कोडिफिकेशन थी जो मुस्लिम लॉज की, मुस्लिम फैमिली लॉज की, वो भी हमने इजिप्ट से जो है मुस्तार ली थी, और उस वक्त ही सारी डेवलपमेंट जो हुई थी वो उसमें हुई थी। सो ये तो कॉन्सेप्ट एक पुराना कॉन्सेप्ट है, पीटीआई का मगर खान कॉन्सेप्ट साहब ने नहीं है। जो ये करना चाहते थे, आपके ख्याल में वो सक्सेसफुल हो सकता था या करना चाहिए था, जो तहरीक चलाई गई? देखिए ना, सदारती निज़ाम में या पार्लिमानी निज़ाम में दोनों निज़ाम जब है, जमहूरियत है, अमेरिका में सदारती निज़ाम ही चल रहा है ना, लोगों को पता नहीं है सदारती निज़ाम का भी नहीं, मतलब अमेरिका में क्या है। तो ये भी है ना कि किसी को डेमोक्रेट पार्टी के चेयरमैन का नाम भी नहीं पता, या रिपब्लिकन पार्टी नहीं, के वही मैं कह रहा जो हूँ ना, कैंडिडेट आते हैं, यहाँ तो कल्ट है, तो यहाँ बाकी पर्सनैलिटीज़ के गिर्द रिवॉल्व करती है ना। एग्जैक्टली। पाकिस्तान का जो बेसिक इशू है वो ये नहीं है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए या पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए, दोनों डेमोक्रेटिक निज़ाम है। पाकिस्तान का बेसिक प्रॉब्लम ये है, पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है। ये कहा जाता है कि जी, जो फॉरेन पॉलिसी है वो तमाम पॉलिसीज की मदर होती है। तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने दौर की भी या आज की या पहले की फॉरेन पॉलिसी को कैसे देखते हैं, क्या है ये? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत है, इन्होंने एक्चुअली देखिए ना 4 बिट्स थी जिसके ऊपर ये सिस्टम क्रिएट किया। पहली उन्होंने कहा कि इमरान खान तो 30 दिन जेल नहीं निकालेगा। इमरान खान 14 महीनों से जेल में बैठा हुआ है और बिल्कुल नहीं टूट रहा। फिर इन्होंने कहा कि जी ये जो पार्टी है वो ख़त्म हो जाएगी। वो 8 फरवरी को पार्टी ख़त्म नहीं हुई, वो ज़्यादा तगड़ी हो गई। फिर तीसरा और चौथा जो बिट थी ना, वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड थी। इनका ये था कि जी अरब बड़े ख़िलाफ़ हैं इमरान खान के, यहाँ पे तो अरबों डॉलर का ढेर लग जाएगा। वो 1 डॉलर भी नहीं आया। फिर था कि वेस्ट बड़ा ख़िलाफ़ है इमरान खान के, वो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो वेस्ट से उल्टा प्रेशर आना शुरू हो गया कि आप डेमोक्रेसी बहाल करें। सो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आई वुड से कि जो प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर ना ही हमारा फॉरेन ऑफिस और ना ही हमारी फ़ौज, इन्होंने कोई स्ट्रेटजिक काम किया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो ये रवाज ही नहीं है ना, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कोई स्ट्रेटजिक थिंकिंग की तो बात ही नहीं होती, हमारी तो ऐसे रूटीन चल रही होती है। मेरे ख़्याल में, मेरी ज़ाती राय में, सबसे पहले पोस्ट यूएसएसआर पाकिस्तान को तय करना है कि हमने हमने हमारी प्लेसमेंट क्या है, और फिर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसके मुताबिक बना सकते हैं। अब आप देखें, 1 हफ़्ता आप चीन के साथ होते हैं, अगले 2 हफ़्ते आप अमेरिका के साथ होते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं, नहीं वो हमें मज़ा नहीं आ रहा, फिर हम अगले 3 हफ़्ते चीन मैं के इस पर साथ। बाद में आऊँगा, ये सवाल है मेरे पास। देखिए, अरब वर्ल्ड या अमेरिका मुखालिफ तो थे खान साहब कि तारीख में एक अजीब वाक़या है कि एक प्राइम मिनिस्टर को जहाज़ दिया जाता है कि ठीक है, यू कैन यूज़ इट, और 3 घंटे की फ्लाइट के बाद उसे वापस बुलवाते हैं। इससे बड़ी इंसल्ट तारीख में कभी देखी? आप इसे कैसे देखते नहीं, हैं, इस नहीं, पूरे इंसल्ट वाक़ये तो को? ख़ैर बहुत ज़्यादा हुई। इंसल्ट अभी जो है, इन्होंने फ़ोन किया है शहबाज शरीफ ने, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म को मुबारक के लिए, अगले ने फ़ोन ही नहीं किया। तो इनका तो ख़ैर वो इश्यू नहीं है। देखिए, सऊदी अरेबिया से हमारे ताल्लुकात में सर्दमहरी जो हुई थी, वो एक ही वाक़ये की वजह से हुई थी। वो हुई थी वाह जब इशू। हमने महातिर मोहम्मद साहब की जो इन्विटेशन के ऊपर, इमरान खान महातिर मोहम्मद के बहुत क्लोज़ हैं, और महातिर मोहम्मद को वो बहुत वो खाली इन्विटेशन का मामला थोड़ी था, उस पूरे गेम में शामिल थे, नहीं, वाईसी के मुकाबले में बनाने। हम नहीं, वो इतनी डेप्थ, यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर को बहुत बड़ा इस तरह का नहीं है रिवाज कि किसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, क्या होगा। ये ऐसा फैसला था जिसमें बड़ा सोच समझ के करना चाहिए था, जाना चाहिए था, और वो कैजुअली हो गया। उसके बाद खान साहब ने ये तजवीज़ दे दी कि हम तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान बना मिल के टेलीविज़न लॉन्च कर दें इंटरनेशनल। वो भी बड़ा जो है वो बैकफायर हुआ अरब्स के साथ, और ये एक वाक़या था, लेकिन बाद में जब वो नहीं गए हम, तो ठीक हो गया था, कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं रहा। सैफर। बल्कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी में इमरान खान का बहुत रोल है। उन्होंने बहुत एमबीएस को कन्विंस किया कि आप इसके ऊपर सोचें और करें, एंड यू ये आर अ तो यंग बिल्कुल ऐसी लीडर। बात कह रहे हैं आप कि जैसे भारत कहता है कि मैं यूक्रेन और रूस में सुलह करवा सकता हूँ। तो भारत का रोल है, यूक्रेन और भारत को वो करवा सकता है, यू उनके थिंक सो? उनके ताल्लुकात हैं दोनों तरफ। भारत अब बहुत बड़ी ताकत है, अब अंडर मैं एस्टिमेट मत। सैफर की तरफ आता हूँ। मैं उसमें एक छोटा जी। सा मेरा रोल है, ऑफ द रिकॉर्ड, कि एक पूरी लॉबी थी अमेरिकन पाकिस्तानियों की,
जो यहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ पे भी रहते हैं, और बाइडेन के बड़े करीब भी थे उनमें से कुछ लोग, जिन्हें इवन ये कि कैरी लूगर बिल जो है उसमें भी उनका रोल था। वो खान साहब को कॉल करवाने के लिए उन्होंने 7 माह कोशिश की, जिसमें कुछ डॉक्टर्स भी थे, और एक मौके पे मुझे ये भी बताया गया कि आप अभी खबर मत दीजिएगा, मगर अगले हफ्ते तक कॉल हो जाएगी। फिर वो कॉल नहीं हुई। अच्छा, इसको आप लोगों ने एवेल्युएट नहीं किया कि अफगानिस्तान से वापस आने के बाद पाकिस्तान की वैल्यू, आपने अभी खुद भी कहा कि अब वो नहीं रही जो पहले थी। शहबाज शरीफ हुकूमत को भी कोई कॉल नहीं आई, कोई बात नहीं हुई अभी तक। तो आप लोगों ने उसको इतना खास आपने सीरियस ले लिया, इतनी अनापरस्ती कि नहीं, नहीं, साइफर से जोड़ दिया। नहीं, नहीं, वो इशू नहीं था। इशू ये था कि जब तालिबान वहाँ पे आ गए, तो अमेरिकन रिक्वेस्ट के ऊपर हमने बहुत मदद की वहाँ से एवैक्यूएशन में। फतेह मुबीन के नारे नहीं, लगाए। भत्ता मुबीन तो वो तो अमेरिका वहाँ पे जो नया सेटअप आया था, ज़ाहिर है कि वो एंटी गनी था और एंटी ये जो वहाँ पे फोर्सेस थी उनके, तो एंटी इंडियन फोर्सेस जो थी वो था। तो जो भी उनको हटा के आएगा हम तो उसके साथ होंगे ना, वो कोई इशू नहीं है। इशू ये था कि हमने देखें, खुद मैंने एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एटलीस्ट तकरीबन मेरा ख्याल है 2200 के करीब जो मुख्तलिफ लोग काम कर रहे थे, सहाफ़ी थे या उनकी मीडिया की तंजीमों में काम कर रहे थे, रॉयटर्स में, CNN में, वाशिंगटन पोस्ट में, उनको मैंने इवैक्यूएट करवाया वहाँ पे तालिबान अथॉरिटी से नहीं, वो रिक्वेस्ट सबको करके। पता है। फैज हमीद पाकिस्तान को ने जाना करवाया। चाहिए था वहाँ। क्या जी? फैज हमीद को जाना नहीं, चाहिए था क्यों वहाँ। नहीं जाना चाहिए था? पाकिस्तान में आज जो ISI है, वो सारे ऑपरेशंस मैनेज करती है, पहले भी जाते रहे हैं। वो तो चलें, एक तस्वीर बन गई, वो नहीं बननी चाहिए थी। वो हमेशा जैसा कवर में जाते हैं उसमें जाना चाहिए था, वो ठीक है। बट फैक्ट इज़ दैट पाकिस्तान का बड़ा रोल है अफ़गानिस्तान सी में। पैक को क्यों रोका? सी पैक के भी अपने जो हैं वो इश्यूज़ हैं। अब देखिए ना, उसकी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सी पैक में ट्रांसपेरेंसी का है। सी पैक के जो एग्रीमेंट्स हैं वो ओपन नहीं हैं, वो हमें पता नहीं होते। उस पे अगर आप बात करें तो फिर हमें ख़तरा होता है, चाइना नाराज़ हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं तो सच्ची बात ये है कि हर कैबिनेट मीटिंग में मैं तो बड़ी दफ़ा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आप गवादर में मज़ीद पैसे ज़ाया ना करें। गवादर में मैं जब गया तो मैं हैरान ही हो गया, वहाँ पे अरबों रुपया हम सिर्फ समंदर में फेंक रहे हैं। उसका कोई ना सर है ना पैर है, ना वहाँ पे जो सारी कुछ डेवलपमेंट है वो सरकारी इदारे खुद उसके ऊपर आके बैठे हुए हैं। मेरी तो रिक्वेस्ट ये थी PM से कि सिर्फ 4 डिवीज़न्स में अगर आप फौरी तौर पे पाकिस्तान में चाहते हैं कि कोई तरक्की हो, तो आप फैसलाबाद को, गुजरांवाला डिवीज़न को, लाहौर डिवीज़न को और कराची, इन 4 के ऊपर जो है वो अपने पैसे खर्च करें। और क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे है, देखिए गवादर में अगर लोगों को ABC का नहीं पता, वहाँ पे उन्होंने हर चीज़ जो है वो शुरू से सिखानी है, आप क्या वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से लेके आएंगे? तो जहाँ पे इन 4 डिवीजन्स में जो हिस्टोरिकली, देखिए ना, आप सियालकोट के लोग जो हैं वो 300 साल से ब्लेड बना रहे हैं, उनको कौन सिखाएगा कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाना है? ये जो असल चीज़ तो ह्यूमन रिसोर्स है। कराची के लोगों को पता है कारोबार कैसे करते बलूचिस्तान हैं। के मसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि हर हुकूमत तो इस्टेब्लिशमेंट की होती है, आपकी भी हुकूमत वही थी, जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वही कुछ वही होता है। बलूचिस्तान तो तो चौनी बन गई। ये इशू ऐसे ही चलता रहेगा और रियासत चलती रहेगी? ये सारे जो मामला बिखर रहे हैं कि अब आपका वज़ीर आला कह रहा है, आपका वज़ीर आला कह रहा है कि मैं अफ़गानिस्तान से डायरेक्ट बात करूँगा। लकी मरवत से लेके टांग, बाजोड़, पुलिस वाले सब आपस में मिल गए हैं, अवाम सड़क पे बैठे हुए हैं कि जी फ़ौज को यहाँ से निकालो, दहशतगर्द यही लोग बनाते हैं। ये सारी सिचुएशन लेके कहाँ जा रही है? तबाही हो गई है, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है। क्योंकि आपने देखे ना, मसला ये है, जिस तरह मैं आपसे शुरू में अर्ज़ कर रहा था, पॉलिटिक्स जो है उसके लिए माहौल चाहिए होता है। अगर आप बंदूक और लाठी निकाल लेंगे तो फिर पॉलिटिशियंस तो बाहर हो जाएंगे। फिर कौन मुकाबला करेगा? बंदूक वालों का मुकाबला तो फिर बंदूक वाले करेंगे, लाठी वालों का मुकाबला लाठी वाले करेंगे। हम लोग तो नहीं कर सकते, हम लोग तो फिर साइड पे हो जाएंगे। इस तरह से आपने देखा, पाकिस्तान में एक रेस लग गई है इस वक्त लोगों की बाहर जाने की, और पासपोर्ट्स के आगे लाइनें लगी हुई हैं, भाग रहे हैं लोग धड़ाधड़। क्योंकि आपने माहौल बना दिया है कि या तो आपके पास पिस्तौल हो, अगर आप आगे से गोली मार सकते हैं मुझे, फिर मैं आपको रोकूंगा, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको मारूंगा।
बलोची अब बहुत सारे अपने हुकूक की बात करते हैं, मिसिंग पर्सन, उसमें सारे फहरिस्त है। अभी आईएसपीआर के तर्जुमान ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बलूचिस्तान के इशू पे कहा कि ये सब गलत है, प्रोपेगेंडा है। जब पाकिस्तान बना था तो 250 किलोमीटर टोटल सड़क थी, अब 25,000 किलोमीटर है। एजुकेशन में इतना दिया, फलाने में इतना हम्म। दिया, फलाने। तो इसे कैसे देखते हैं, सच्चाई कहाँ है? नहीं नहीं, फंड्स तो जाहिर है जी बलूचिस्तान में बढ़े गए हैं, उसमें कोई शुबा नहीं। बट गलत ये है ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स में पैसे ही नहीं लगा रहे। मैंने तो बल्कि एक मीटिंग में ये कहा था पीएम को कि ये जो पैसे दे रहे हैं हम इनको सड़कें बनाने के लिए, सारे पैसे खा जाते हैं ठेकेदार और सारी चीज़ें। इसके बजाय आप हर फैमिली को वैसे ही 50,000 रुपया महीना दे दें। ये जितना पैसा हमने बलूचिस्तान में फेंका है, बहुत आसान था कि हम बलूचिस्तान की हर फैमिली को वैसे ही 50,000 रुपया महीना दे देते। उससे क्या होता कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लेते, वो फैमिली सस्टेनेबल हो जाती 10 साल में। 10 साल चाहिए होते हैं आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आप 10 साल 50-50 हज़ार रुपये हर फैमिली को दे दें, वो बच्चे अपने पढ़ जाएंगे, उनकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी तो देखें ना वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे एक माफियाज बैठे हुए हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, चाहे वो सिविलियंस के लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों। वो माफिया पैसे जो है वो सरकार पैसे दे रही है, वो पैसे वो चंद चंद 100 लोग होंगे, चंद हजार लोग होंगे। आपके ख्याल में एक सूबे का वज़ीर आला किसी एक दूसरे मुल्क से डायरेक्ट खारजा उमूर पे बात कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, वो इसमें तो कैसे कोई कह दो रहे थे? राय ही नहीं है कि नहीं कर सकता। लेकिन इशू प्रॉब्लम वहाँ पे क्या है, जो देखें ना, ख्वाजा आसफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। आप मुझे उनकी एक कभी को मीटिंग बता दें, या बता दें कि उन्होंने कभी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इस मसले के ऊपर कभी को बात की हो। आप प्रॉब्लम उनका ये है, अली अमीन का प्रॉब्लम ये है, टू बी फेयर विद हिम, वहाँ उनके बच्चे मर रहे हैं रोज़, वहाँ रोज़ शहादतें हो रही हैं, हमारे फौजी जवान वहाँ शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। उसने ये, अगर आप उसकी तकरीर का पूरा चंक सुने, वो ये कह रहा है कि जी मैंने पहली मीटिंग हुई, मैंने दरख्वास्त जी, की कि ये कि करें, किसी ने गौर नहीं किसी ने किया, गौर नहीं बॉदर नहीं किया, किया। दूसरे ने किया, गौर नहीं किया, मुझे बताएं मैं क्या करूं। देखिए ना, वो तो उसकी प्ली है कि ये अब मैं फंस गया हूँ, इससे तो मेरा कुछ जो है, हमें कुछ रिप्रीव तो दें। तो ये कहना कि उसका ये हरगिज वो ये नहीं कर सकता, काफ़ी नहीं है। ये कहें कि वो ये नहीं कर सकता, लेकिन हम उसका अल्टरनेटिव ये बनाएंगे, हम ये करेंगे। ये तो कोई बात ना हुई कि वो बच्चे भी रोज़ मर रहे हैं, आप भी कुछ ना करें, वो भी कुछ आपके ना ख्याल करें। में अमीन गंडापुर डिजर्विंग के कैंडिडेट थे वज़ीर आला के? देखिए, पाक पीटीआई में ये जो सारे लोग हैं ना, इन्होंने बहुत जुल्म और तशद्दुद सहे हैं। इस वक्त उनको जिस तरह की जो वफादारियाँ जिस लोगों ने दिखाई हैं, अली अमीन गंडापुर के साथ क्या नहीं हुआ। लाहौर में उसके जो है वो लेके गए, उस पर तशद्दुद किया गया, पुलिस को सीआईए के उसको तहखाने में रखा गया। जब आप इस तरह से लोगों के साथ सलूक करेंगे ना, तो फिर ये ना समझें कि वो बड़े ये कोई सारी स्ट्रॉन्ग। आप लोगों की जो लोग कहते हैं बनाई हुई बातें हैं। जैसे सक्खर सेंट्रल जेल में थे, तो मेरे इल्म में है कि वहाँ पर 200 लोगों की दावत भी हुई। मुकामी पीटीआई के लोगों ने दावतें की जेल के अंदर। नहीं नहीं, सखर का मुझे नहीं पता, डांस भी हुए, मतलब ये बहुत कब सी। हुआ। वहीं सक्खर सेंट्रल जेल में नहीं जब मुअत्तल मुझे थे। मुझे नहीं पता सखर में क्या हुआ, मैं तो खुद 7 महीने जेल था, मुझे नहीं पता। बट आई कैन श्योर टेल यू, पंजाब में तो आप, और मेरा ये ख्याल है कि इंटीरियर सिंध में भी और शायद पख्तूनख्वा में भी ज़्यादा वैसे नहीं हुआ जो पंजाब में जुल्म और जबर हुआ और जो फस्तायत हुई। और यहाँ तो आपको स्टोरीज कहा मैंने। यह जा रहा है कि एक कौमी हुकूमत बन जाए, सबको बिठाकर हम्म। साथ मिलाकर। तो कौमी हुकूमत पहले भी टेक्नोक्रेट हुकूमतें आती रही हैं। तो आप समझते हैं कि मसाइल हल हो जाएंगे, या बननी चाहिए, या आपको बनती नज़र आ रही है? मेरी ज़ाती राय में तो ये बुरा आइडिया नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखिए, पाकिस्तान को एक कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए। वो इस वक्त हो ये रहा है कि दोनों तरफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है उसको ये लगता है कि ये अगर पीटीआई, इस वक्त मुल्क में इलेक्शन का मतलब तो यह है कि इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे, और वो 2/3 मेजोरिटी से भी कहीं ज़्यादा मेजोरिटी से वज़ीर आज़म होंगे। उनका उनका टिकट इस वक्त जो है वो इलेक्शन। सो सिचुएशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये फियर है कि ये ना हो कि हम जो है वो उस शिकार हों, उस 2 साल में जो उन्होंने हमारे साथ किया, ये ना हो। सो एक स्पेस पीटीआई को देनी पड़ेगी, नून लीग और पीपल्स पार्टी को, जहाँ पे उनको ये लगे कि अगर ये इक़्तिदार में आएंगे तो ये हमारे साथ वो नहीं करेंगे जो हमने इनके साथ किया है या इस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ किया।
तो उसके लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि 1 साल के लिए इमरान खान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ नॉमिनेट करें अगला वज़ीर आज़म। सूबाई हुकूमतें बेशक रहने दें और वो आके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी कर ले और आके इलेक्शन कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट करे और साल बाद आप नए इलेक्शन करवाएं। पीटीआई राजी हो जाएगी कौमी हुकूमत में? मेरा ख्याल है हो जाना चाहिए। वैसे भी पीटीआई को एक चाहिए इस वक्त अपनी तंजीम के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। पाक अमेरिका ताल्लुकात को आप कैसे देखते हैं, कहाँ खड़े हैं चाइना और अमेरिका? ये जो ये अचानक हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हैं चीन के। एक तो चाइना में जमहूरियत नहीं है, तो आजकल जिनसे हम टोटल कारोबार करते हैं वो किसी में मुल्क में भी जमहूरियत नहीं है। तो आप नहीं समझते तो हैं हम कि कौन सा नॉर्थ कोरिया से कम है? राइट, बिल्कुल सही है। तो ये जो स्ट्रगल्स आप लोगों की है, ये इस माहौल में और फिर अपनी पूरी सराउंडिंग में भारत के अलावा वहाँ पे भी इंतहा पसंदी आ गई है, आप समझते हैं कि कोई जमहूरियत आगे बढ़ेगी या ये मसाइल जो मौजूद हैं हल होंगे और इस्टेब्लिशमेंट कभी अपने आइनी फ्रेम में जा सकती है? मेरा तो पर्सनल ख्याल ये है जी कि पाकिस्तान का अगले जो 12 साल है ना, ये उतने ही अहम हैं जितना 1938 से लेके 1950 तक के साल थे। और अगले 12 साल में इस रीजन ने रीशेप होना है अपने, नॉट नेसेसरीली इन टर्म्स ऑफ बाउंड्रीज बट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजिक अपनी जो है। अब मेरे अपनी नज़र के अंदर अमेरिका से ताल्लुकात की अहमियत नहीं है, चाइना से ताल्लुकात की अहमियत नहीं है, हिंदुस्तान से ताल्लुकात की अहमियत है। और जो असल शेप अप होना है पाकिस्तान ने और इस रीजन ने, वो ये है कि क्या हिंदुस्तान जो है वहाँ पे राहुल गांधी आगे वज़ीर आज़म बनेंगे 2027 तक, नंबर वन। नंबर टू, वहाँ पे हिंदवाता का जो इस वक्त एक मैडनेस है, उसमें जो इन इलेक्शंस में एक रोशन पहलू सामने आया कि उसमें कमी हुई। जी। और अगर ये महाराष्ट्र और इसके हरियाणा के इलेक्शन बीजेपी हार गई तो फिर इंडिया में मॉडरेट्स की हुकूमत बनने के एक चांसेस होंगे, जिसको राहुल गांधी प्रोबेबली लीड करेंगे या जो भी लीड करेगा। उससे इस रीजन के अंदर एक जो ओरिजिनल ख्याल था जवाहरलाल नेहरू का और कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कि इंडिया पाकिस्तान विल बी लाइक अमेरिका एंड कनाडा, अगर हम उस तरफ प्रोसीड करते हैं फिर इस रीजन का फ्यूचर है। बात आएगी ये तो दो कौमी नजरिए को कैसे देखते हैं? बांग्लादेश भी बन गया, समझते हैं कि दो कौमी मौजूद है दो कौमी नजरिया? दो कौमी नज़रिया तो यही था ना कि जी मुसलमानों के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। अब मुसलमानों के राइट्स मुसलमानों के मुल्क में प्रोटेक्ट नहीं है, तो वो तो देखें डिवीजन हिंदुस्तान में अंदर जो हिंदू जो जिन्ना साहब थे वो तो सही साबित हुए ना जब यहाँ बीजेपी की और हिंदू महासभा की हुकूमत बन गई। आप देखिए जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे थे, जो आपके ख्याल में अगर मुत्तहदा हिंदुस्तान होता, 70 करोड़ मुसलमान एक जगह होते, तो हिंदुत्व बन सकती थी? जिन इलाकों में हो रहा है वहाँ पे तो वहाँ पे देखिए ना हुआ ये था, 70 करोड़ मुसलमान तो नहीं थे उस वक्त थोड़े नहीं, थे। अब होते। अब होते तो सिचुएशन थी, लेकिन इशू ये था कि अगर आप शिमला की जो बहस व तमहीज़ हुई थी जिन्ना साहब में और जवाहरलाल नेहरू में, वो जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हिंदुस्तान के अंदर कभी हिंदू महासभा जो है वो हुकूमत में आए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हिंदू जो है वो तो लिबरल है। नेहरू साहब का पॉइंट था। बट जो बीजेपी का राइज है उसने नेहरू को तो गलत साबित कर दिया ना। अबुल कलाम आज़ाद को लोग कोट करते हैं कि जी वो इन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान जो है यहाँ पे ये नहीं होगा, बट अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के बारे में भी तो गलत साबित हुए। वहाँ जो इतना बड़ा हिंदुत्व का राइज हुआ है, जब तक वो नीचे नहीं जाता उस वक्त तक दो तो कौमी नज़रिया पाकिस्तान कैसे बनने ख़त्म के होगा? नतीजे में हिंदुत्व, जब आपने एक नजरिया पेश किया मजहब की बुनियाद पर, तो उसका पोस्ट वो तो निकलना था, नहीं रिजल्ट आना था ना। नहीं, पाकिस्तान ने क्या नज़रिया पेश किया था आप 46 के भी देख लें, जब अपना आया है कैबिनेट मिशन प्लान आया है और उससे पहले जब प्रिप्स मिशन आया है, तो क्या पाकिस्तान में जिन्ना साहब क्या डिमांड कर रहे थे? वो ये कह रहे थे कि जो इस तरह का आप बनाइए अमल के जो आइनी जो एक अमल होगा, जो आइन होगा, उसके अंदर सिर्फ ये ना हो कि हिंदू मिलके तब्दीलियां कर लें, उसमें आप सेफ गार्ड्स दें मुसलमानों को और अकलियतों को कि वो शामिल रहें। जब उसके ऊपर वो नहीं माने तो पाकिस्तान तो बनना ही था फिर। आप पे एक इल्ज़ाम लगाते हैं सहाफ़ी इस्लामाबाद के भी और भी, कि आपके दौर में सहाफ़ी
फैज़ हमीद मैनेज करते थे, पैसा वज़ारत इत्तलाफ खर्च करती थी या उनका अपना फंड होता था? वजारत इत्तलाह के पास कौन सा पैसा है? सहाफ़ी मैनेज भी जो है वहीं से होते हैं, वो कहाँ सुनते हैं पॉलिटिशियंस नहीं, की। एपीएनएस के मुकाबले में आप एक जाली तंजीम बनाई, जिसमें न्यूयॉर्क तक के जाली सहाफ़ी, मतलब जिनकी वहाँ पे भी कोई नहीं सुनता, मैंने आपके साथ तस्वीरें एपीएनएस खुद देखी। भी तो ऐसी ही है, उसका क्या है? सारे ऐसे ऐसे, इनका क्या है? अभी ये तो देखें, मैंने तो 2018 में बता दिया था कि ये मॉडल नहीं चलने वाला। अब तो सिंपल ये क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट, मैंने तो ज़ाहिर है कि पूरा मॉडल चेंज करने की कोशिश की थी। मेरा मॉडल तो ये है और अब भी यही है कि मेरी नज़र में पहली बात तो ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर रवाज पड़ गया है कि जिसने हाउसिंग सोसाइटी बनानी है उसने भी अपना जो है वो मीडिया चैनल बना लिए हैं। जिसने ये जो मीडिया के जो सारे बिजनेस सेठ हैं, इनका मीडिया काम ही नहीं है, इनके असल काम और है। इन्होंने मीडिया सामने रखा हुआ है। मेरी तजवीज़ ये थी जो मैं पीएमडीए ला रहा था कि जी एक आदमी 15% से ज़्यादा मीडिया ओनर नहीं होगा और आपको एक कोलिजियम क्रिएट करना पड़ेगा मीडिया ओनरशिप्स का। और उसके बाद प्रोफेशनल मैनेजमेंट हायर होगी जो कि मीडिया को चलाएगी। जैसे डॉन आप देखिए जो भी है, ज़फ़र अब्बास चलाते हैं, उनके जो मालिकान हैं वो ठीक है, वो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वगैरह उसमें पढ़ते हैं, बट ज़फ़र के पास है सब कुछ। और इसी तरह से जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं उन्होंने प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है वो आगे रखी है। हमारे यहाँ तो तमाशा बन गया है। वो जिसको वो है वो अब तो खैर अहमियत ही ख़त्म हो गई है टीवी की भी और इनकी अखबारों की भी, क्योंकि अब तो टेक ओवर कर गया ना यूट्यूब और जो सोशल मीडिया। जो 2018 में मैं कह रहा था कि भाई ये आप जो कर रहे हैं ये मीडिया मॉडल सस्टेनेबल ही नहीं है। आपका सिर्फ एक मॉडल है कि हुकूमत को ब्लैकमेल करो, वो आपको पैसे दे दे, उससे आप चला लें। कितनी देर आप चला लेंगे? कौमी हुकूमत का सरबराह किसे देखना चाहते हैं? कुछ हल्कों का ख्याल ये है कि खाकान अब्बासी एक बड़े कैंडिडेट हैं। खकान अब्बासी बड़े ऑनरेबल आदमी हैं। ही कैन बी अ रियली गुड चॉइस। खकान अब्बासी कुड बी अ गुड चॉइस। फिर अपने जो थे हमारे हफीज़ शेख साहब, ही कैन बी अ, क्योंकि आपको बंदा चाहिए ना जो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सके। तो हो ये सकते हैं और भी कई लोग हो सकते हैं। हमारे यहाँ अच्छा आपने ज़िक्र किया हफ़ीज़ शेख का, जो रिटेलर बैंकर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट वाले उनको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जाता है। हाँ, जबकि दुनिया में ये रूटीन नहीं है, इकोनॉमिस्ट वो आते हैं। इकोनॉमिस्ट आने चाहिए। तो एक आया था मिफ्ता, आपने उसका बुरा हाल कर दिया। फ़ौरन निकाल दिया ना, उसको भगा दिया। क्या देखते हैं आने वाले, अगर मैं आपसे पूछूं कि कल के गुजरे हुए पाकिस्तान को देखते हुए आज के पाकिस्तान की रोशनी में आने वाला पाकिस्तान कल का कैसा है? लेकिन नहीं, मैंने तो, मुझे तो मौका चूंकि मिला है 93 ऑनवर्ड में हुकूमतों को पाकिस्तान में सियासत को बड़े करीब से देखने का मौका मिला है। इसमें कोई डेप्थ तो है नहीं। प्रॉब्लम इस वक्त जो सबसे बड़ा है, हम लोग तो चल रहे थे ना बेसिकली कि जी हम वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थे, यूएसएसआर के खिलाफ जंगें लड़ रहे थे, ज़िंदगी आसान थी, चल रहा था काम। अब ये प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये हो गया है कि ये जोग्राफिया, हम वी ऑल आर प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। वो ज्योग्राफी की जो अपना हकीकतें थी वो बदल गई हैं। अब तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल है इस सूरत हाल में। आई डोंट नो हम क्या इसको, एक तो रियलाइजेशन कोई नहीं है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि देखिए ना, अगर मेरे बस में हो, मैं डिसीजन मेकिंग में हूँ, तो माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ कि एकेडेमिया और ये सब इकट्ठे करके हम एक पेपर बनाएं कि आखिर पोस्ट यूएसएसआर हमारी पोजीशन है क्या। हमने पाकिस्तान को आखिर, हमारा जो इस्लाम का मंजन था वो भी अब जो है वो बिकना बंद हो गया है। अब उसके अंदर सेक्टेरियनिज्म, पाकिस्तान देखें ना, बांग्लादेश में तो 97% लोग एक सेक्ट के हैं, यहाँ तो सेक्ट ही नहीं ख़त्म होते, हर बंदा जो है वो दूसरा। अब उसके बाद जो है वो फिर यहाँ पे फैक्शनलिज्म इतना है, महाजर सिंधी है, पंजाबी है, पख्तून है, बलोची, ब्ला ब्ला ब्ला। उसकी नहीं समझ आती कि आखिर आपने अपना यूनिफाइंग पॉइंट्स क्या बनाने हैं। पाकिस्तान की यूनिफाइंग पॉइंट जो थी वो अपना, अब अब इस वक्त पाकिस्तान का यूनिफाइंग पॉइंट था, पहले क्रिकेट था, अब वो क्रिकेट भी ख़त्म हो गया। अब तो क्रिकेट का भी बुरा हाल हो गया। सो अब तो सच्ची आप बात ये है समझते हैं कि आपके अपनी हुकूमत में या पहले या आज इस रियासत का कोई बेसिक स्ट्रक्चर बचा है या मौजूद है? कोई कुछ इदारे हैं जो कोई काम कर रहे हैं? इस वक्त अगर आप मुझे कहें कि एक ही, तो मेरे नज़र के अंदर एक ही इदारा है जिसने थोड़ी अपनी, 100% तो नहीं बट आई वुड से कि अराउंड कुछ ना कुछ अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, और वो जजेस हैं। जुडिशरी ने सिर्फ जो है
इंडिपेंडेंट जजेस खड़े हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हो गए, कुछ लाहौर में, पेशावर में, इन जजेस ने अपनी क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली क्रिएट की है। और यहाँ पे भी जो चीफ जस्टिस हैं, हालांकि उन्होंने बड़ा गंदा रोल अदा किया, बट इंडिपेंडेंट जजेस जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो एक हौसला अफजा बात आई है पाकिस्तान में। बाकी तो इदारे तो बैठ गए हैं, मीडिया मुकम्मल बैठ गया, एक भी आपने तंजीमों का हाल देख लिया जो है, उसके बाद बाहर काउंसिल्स मुकम्मल बैठ गई, सिविल सोसाइटी मुकम्मल बैठ गई। पाकिस्तान को असल देखें ना, डेमोक्रेसी जो होती है ना, उसको चाहिए होती है सिविल सोसाइटी ज़िंदा रखने के लिए। ये पाकिस्तान में ये जो लॉयर्स बैठ गए, जो ये मीडिया बैठ गया और सिविल सोसाइटी बैठ गई, ये बहुत एक नुकसान है पाकिस्तान का। ये जो करप्शन है या हमारी वो है, ये जो भी खामियां हैं हम में रियासत के लोगों में, वो आपके ख्याल में फ़र्द का अपना रवैया है या रियासत ने इसे ग्रो किया है? 100% रियासत ने ग्रो किया है। यहाँ पे अगर आप जो बंदा करप्शन नहीं करता, ऐसे ही है ना जैसे आप कराची में ना, अगर आप ट्रैफिक रूल्स के ऊपर अमल करके तो गाड़ी चलाए ना, आप लाजमन एक्सीडेंट होगा। आप अगर सड़क पे जा रहे हैं, शाहराह फैसल के ऊपर जा रहे हैं, और आप कहें कि नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ा जो है वो ना उस तरह ही चलूंगा जिस तरह से लॉ कह रहा है, तो आपकी गाड़ी ठुकेगी ठुकेगी। अगर आपकी किसी फॉरेन कंट्री में किसी महज़िब सोसाइटी में बात हो और वो आपसे ये कहे कि पाकिस्तान एक रियासत नहीं है, तो आपके पास कोई आर्गूमेंट है ये बता सके कि ये एक सेटल्ड रियासत है, एक महज़िब रियासत है? नहीं, लेकिन ना रियासत तो टेरिटरी एंड पीपल है ना, वो तो हम हैं, उसमें तो नहीं कोई इशू। बट इशू ये है कि क्या आप एक सस्टेनेबल रियासत है और क्या आप एक सक्सेसफुल रियासत है, उस पर क्वेश्चन मार्क है। और वो नहीं हो सकता जब तक, मैं जिस तरह से आपसे कह रहा हूँ कि हम अपना एक मॉडल, अपने आप को रीमॉडल करें पोस्ट यूएसएसआर सिनेरियो में। और उसमें आपने देखना है कि आपकी एक तो, जिस तरह आपने बात कही थी, फॉरेन पॉलिसी ज़ाहिर है कि एक पिवटल होती है एक मुल्क का, उसमें रखना। फिर आपके अंदर जो आपने बच्चों को क्या पढ़ाना है, उनके ऊपर जो है आपका क्या, आपकी फ्यूचर आपने 10 साल जो है वो क्या करना है। आप जहाँ पे मतलब बहस ये हो कि चाँद देखा जा सकता है दूरबीन से या नहीं देखा जा सकता, तो ज़ाहिर है उस मुल्क में की तरक्की क्या होनी है, वो तो एक सस्टेनेबल नहीं है ना। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ वासफ कि आपने बहुत अचानक बिल्कुल मेरे कॉल करने पे टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होती रहेगी और मेरी तरफ से ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हजार बच्चों को सेहत का साया फराहम कर रहा है। एक कलम के जरिए कौम की खिदमत और मुल्क का नाम रोशन करने वाले सीनियर सहाफी, कॉलम निगार और दानिश्वर मुन्नू भाई की शिरकत सुंदस फाउंडेशन के लिए संगे मील साबित हुई और मुन्नू भाई ने एक बाप बनकर इन मरीज बच्चों के सर पर अपना दस्ते शफकत रखा। सन 2000 में सुंदस फाउंडेशन को मैंने थैलेसीमिया और हेमोफीलिया और खून की बीमारियों में मुब्तला बच्चों का इलाज करते देखा, तो मैंने बकिया जिंदगी इन मासूम जानों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। हम बिखर कहीं जाए ना भी दिलवाई जा रही है। थैलेसीमिया के इन मरीजों में भी घोड़े नायाब हो सकते हैं। आइए और इनकी सरपरस्ती कीजिए, इनकी मदद कीजिए। तो फिर आए और अपनी ज़कात व अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर हमारे मिशन को कामयाब बनाने में शामिल